करोड़ों की दौलत का तमाचा। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है करोड़ों की दौलत का तमाचा। सुनिए जी, जब आपको कंपनी विदेश भेज रही है तो क्यों नहीं चलती। कब से समझा रही हूँ और आप है कि इंडिया में अपने माँ बाप को लेकर बैठे हुए हैं। जब कंपनी इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए विदेश भेज रही है आपको, इससे अच्छा सुनहरा मौका कहाँ मिलेगा। या कहते हुए पूजा मोबाइल खोलकर अपनी सहेलियों की फोटोज दिखाने लगती है। देखिए, मेरी एक सहेली लंदन में है और एक सहेली तो अमेरिका में है और कितने ऐसो आराम से रह रहे हैं। और जब तुमसे शादी नहीं हुई तो मैं भी विदेश में घूमती थी, पर जब से तुम्हारे घर आई हूँ तो जो ही चपाटी के अलावा कहीं नहीं गई। पर पूजा माँ और पिताजी बुढ़ापे में अकेले हो जाएंगे। अम्मा तो बीमार भी है, उनका देखभाल कौन करेगा। ऐसे इसलिए तो कह रही हूँ, माँ को तो कोष्ठ रोग नामक गंभीर बीमारी हुई है, साथ में लकवा की शिकायत भी है। वो चल फिर नहीं सकती, बस एक जगह बिस्तर पे पड़ी रहती है। न उनके हाथों में जान है न उनके पैरों में। मुझे तो उनसे छुटकारा चाहिए। कौन इतनी सेवा करेगा बुढ़ापे में। और मैं गर्भवती हूँ, भगवान न करे मेरे आने वाले बच्चे को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अगर मेरे फूल से बच्चे को इन्फेक्शन हो गया तो पता भी है बच्चों को इन्फेक्शन जल्दी लगती है, उन्हें स्वस्थ वातावरण देना होता है। माँ को वृद्धाश्रम भेज दीजिए, यह नामुमकिन है सोना, यह संभव न कहाँ है। अभिषेक ने अपनी पत्नी पूजा से कहा। पिताजी इस बात के लिए बिल्कुल सहमत नहीं होंगे कि उनकी जीते जी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया जाए, इसलिए तो कह रही हूँ कंपनी को ऑफर को एक्सेप्ट कर लीजिए और चलिए विदेश। ठीक है, अभी बहुत रात हो गई, सो जाओ, पूजा अभिषेक से कहा। दूसरे दिन अभिषेक ऑफिस जाने को लगा तो पिता सोनीलाल जी ने कहा, बेटा ऑफिस जा रहा है, आते वक्त माँ के लिए यह सब दवा ले आना, उनको तुरंत दवा देना होगा, उनका इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। ठीक है पिताजी, मैं ले आऊँगा। यह कहकर अभिषेक ने पर्चा ले लिया और ऑफिस चला गया। इधर सोनीलाल जी अपनी बहू को आवाज़ लगाते हुए, चल बहू जल्दी से सासू माँ को गर्म पानी दे दो और हाँ, नाश्ते में कुछ हल्की सी बनाना, डॉक्टर ने हल्का खाने को बोला है और आकर खिला भी दो। सुनते ही पूजा के दिमाग का पारा चढ़ गया। गुस्से में बौखलाते हुए बोले, जी पिताजी मैं ला रही हूँ, थोड़ा तो सब्र किया कीजिए। अकेली जान हूँ, कहाँ कहाँ दौड़ूँ और क्या क्या करूँ। आप लोग तो सुबह होते नहीं कि सारा काम सर पे उठा लेते हैं। एक तो पहले पति को खाना बनाकर ऑफिस भेजो, फिर इन बूढ़ी बूढ़ों का सेवा करो, तंग आ जाती हूँ। पता नहीं कब तक यह सब झेलना पड़ेगा। दरअसल पूजा एक अमीर परिवार की बिगड़ेल लड़की थी और अपने माता पिता के घर में तो एक गिलास पानी भी नहीं पीती थी, क्योंकि अभिषेक और पूजा कॉलेज के समय से ही अच्छे फ्रेंड थे और धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। इसलिए पूजा ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। उसे अपने मायके का ऐशो आराम छोड़कर यहाँ आना पड़ा। वैसे अभिषेक ने उसे अच्छी ज़िंदगी दी थी, पर काम करना, बूढ़े माता पिता की सेवा करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। जब शाम को अभिषेक घर लौटा तो उसके हाथ में एक मिठाई का डब्बा देखकर लेकर आया और पिताजी ने कहा, बेटा यह क्या, मैंने तुमसे दवा मंगवाया था और तुम मिठाई लाया है। नहीं पापा, दवा भी लाया हूँ, सोनीलाल जी ने कहा। तो फिर मिठाई किस खुशी में, वह क्या है ना, पहले आप मिठाई तो खाओ फिर मैं बताता हूँ। सोनीलाल जी बोले, इतना चहक रहा है तो पहले खुशखबरी सुना दे। पापा का, आपका और माँ का सपना था कि मैं खूब बड़ा आदमी बनूं और आज मुझे कंपनी की तरफ से विदेश जाने का मौका मिल रहा है, तो मैं यह चांस अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। मेरी सैलरी भी दोगुनी हो रही है, इसलिए मैंने प्रपोजल स्वीकार कर लिया। सोनीलाल जी और उनकी माँ सुनीता जी तो एकदम से खबर सुन के उनका चेहरा उदास हो गया। क्या हुआ माँ, तुम्हारे चेहरे में इतना शिकन क्यों आ गया, तुम खुश नहीं हो। माँ तो कुछ न बोली, बस आंखों से आंसू झलक पड़े थे। पर पिताजी ने बुलंद स्वर में कहा, बेटा क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारी माँ इतनी बीमार है और तुम विदेश जाने की बात कर रहे हो। पर पिताजी मुझे भी तो अपना भविष्य बनाना है,
क्या आप नहीं चाहते आपका बेटा तरक्की करे? आपने देखा है मेरे दोस्तों को वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और मैं बस यही का यही रह गया। हाँ, और आपको अपनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माँ की देखभाल के लिए एक नौकरानी भी रख सकते हैं और मैं आपके खाते में पैसा भेजता रहूँगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। या कहते हुए अपने कमरे में चला गया। पूजा ने जब यह खबर सुनी तो खुशी से झूमने लगी। उसे लगा बस अब तो उसका ड्रीम पूरा होने वाला है। वो विदेश में घूमेगी, अपने मन का करेंगे, कोई टोकने वाला नहीं होगा और अब तो इन बूढ़ों से भी झंझट से इनके छुटकारा मिलेगा। अभिषेक ने विदेश जाने के सारे कागजात बनवाए, पासपोर्ट, वीज़ा सब अपना बनवाकर 1 महीने के अंदर फ्लाइट पकड़ के विदेश के लिए रवाना हो गया। सुनीता जी अपनी बेटी को जाते देखा, वो कहना चाहती थी मेरे लाल मत जा, मुझे ऐसी हालत में छोड़कर मत जा, पर उन्होंने अपने आप को संभाला। उस समय तो उनके अपने आंसू को रोक कर रखा था, पर जैसे ही बेटा चला गया तो उनका कलेजा चीर चीर कर रह गया था। सुनीता जी रोई जा रही थी और सोनेलाल जी ने कह रही थी देखिए ना, यह सब हमारे किए की सजा है। जो हमने किया है आज वही हमारे सामने आ रहा है। हमारे पापों का दंड है। सही कहते हैं लोग, जैसा करोगे वैसा भरोगे, नीति भेद नहीं करती। आज हमारा बेटा भी वही दिन दिखाया गया जो वर्षों पहले हमने अपने सास ससुर के साथ किया था। सोनेलाल जी ने समझाते हुए कहा, सुनीता तुम आज भी गलत सोच रही हो। मैंने जो किया वो मेरी मजबूरी थी और बेटा तो बहू के कान भरने के कारण जानबूझ के हमें छोड़कर चला गया है। सोनेलाल जी अपने अतीत की यादों में खो गए। तू कब आ रही है? तेरे बड़े भाई राघव की शादी है और तू शादी होने वाले दिन आ रही है। कितनी तैयारी होती है, कब करेगी? जा जल्दी से अपने भाई को बोल, कुर्ता उसका अलमारी में रखा है, जल्दी से पहन कर आए। बारात उठने वाली है। माँ गंगा देवी जी बुलंद आवाज में अपनी बेटी रुचि से बोली, और देखना कोई मेहमान बिना खाए ना जाए, सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। रुचि सिर हिलाते हुए जल्दी से अपने भाई के कमरे में जाती और वहाँ देखती है दरवाज़ा तो खुला है पर भाई अंदर कहीं नहीं है। वो भाई को आवाज़ लगाते हुए सब जगह छान मारती है, भाई कहीं नजर नहीं आता। वो हर बराते में अपनी माँ गंगा देवी जी को आवाज़ देती है, माँ भाई तो कमरे में नहीं है। क्या मजाक लगा रखा है रुचि? इस समय कहाँ जाएगा? मैं तो घर के बाहर ही खड़ी हूँ, अगर कहीं जाता तो मुझे तो दिखता ना। माँ तुम ही आकर देख लो। जब गंगा देवी जी सोनेलाल जी के कमरे में पहुँची तो देखते ही वो वहाँ नहीं है और सोनेलाल जी एक पत्र लिखकर अपनी मेज पे छोड़ गए थे। गंगा देवी जी ने जब पत्र उठाया तो उसमें लिखा था, माँ मुझे माफ़ करना, मैंने आपको बोला था कि मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद कर रखी है और मैं भी उसी वादे को पूरा करने जा रहा हूँ। मुझे आपके गांव के मुखिया की लड़की से शादी नहीं करनी। पत्र पढ़ के गंगा देवी जी गुस्से से लाल पीली हो गई और घर में आए हुए मेहमानों के सामने उनका सर झुक गया था। कितनी बदनामी हुई थी। गांव के मुखिया ने सबके सामने परिवार की इज्जत उछाली थी। सोनेलाल जी जब ब्याह करके सुनीता जी के साथ घर पहुंची तो गंगा देवी जी ने उसका स्वागत नहीं किया, लेकिन उसके पिता ने अपनी बहू की अर्थी उतारी और बोले, बहू आज से ये घर तुम्हारा है और तुम इस घर की बहू हो। अपने परिवार की जिम्मेदारी और कर्तव्य को अच्छे से निभाना। सुनीता जी पांव पड़कर अपने ससुर जी का आशीर्वाद लिया, लेकिन गंगा देवी तो जैसे मुंह फुलाए बैठी थी। वो बात बात पे अपनी बहू को ताना कसती, क्या रद्दी से साड़ी पहन के तेरी माँ ने विदा किया है? मुखिया जी की बेटी आती तो क्या दहेज लाते? हमारा घर तो दहेज से भर जाता और शायद जगह भी ना होता, पर तू खाली हाथ चली आई। तेरी माँ ने कुछ भी नहीं दिया। जब सुनीता जी खाना बनाती तो उसमें भी नुक्स निकालती कि कभी कभी तो खाना उठाकर बहू के मुंह पे मेहमानों के सामने फेंक देती। गुस्से में बोलती, 4 आदमी का खाना बनाने में भी तेरी मौत आ जाती है। मुकेश जी के समझाने पर भी उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। ऐसे ही रोज़ रोज़ ताने देकर बहू को परेशान करती और सुनीता जी चुपके चुपके रोती ताकि सोनेलाल जी को पता न चले, नहीं तो उनके बहुत दुख होगा।
लेकिन सोनीलाल जी की नज़रों से यह सब कहाँ छुपा था। अंत में उन्होंने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। मुकेश जी अपने बेटे से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, बेटा ऐसे घर छोड़कर मत जा, गंगा तो ऐसे ही है। नहीं बाबूजी, जिस घर में मेरी बीवी की इज्जत नहीं है मैं वहाँ नहीं रह सकता। गंगा देवी जी अभी भी पास नहीं आई थी और गुस्से में तमतमाते हुए बोली, जाने दीजिए, यह तो आज तक आपके ही टुकड़ों पे पल रहा है। 4 दिन शहर का हवा खाएगा तब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मुकेश जी रोते रह गए, लेकिन सोनीलाल जी अपनी पत्नी को लेकर गांव का घर छोड़कर हमेशा के लिए शहर आ गए और उन्होंने वहां पर एक ड्राइवर की नौकरी कर ली और उनकी अच्छी आमदनी होने लगी, जिससे वो सुनीता जी का अच्छे से ख्याल रख पाते। और फिर उन्होंने एक किराए का घर ले लिया, धीरे धीरे अपना निजी मकान बना लिया। और जब उनका बेटा अभिषेक हुआ तभी गांव से खबर आई कि मुकेश जी अब नहीं रहे। सोनीलाल जी अपने पिता से मिलने जब वहां पहुंचे तो माँ ने उनके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर लिया। उन्होंने बहुत कहा, माँ मुझे पिताजी का अंतिम संस्कार तो कर लेने दे, पर गंगा देवी जी को जीत पर अड़ी थी। समय बीता, अभिषेक अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसका अच्छे अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन करा दिया। सुनीलाल जी ने वो पढ़ाई में बहुत होशियार था, मेहनत रंग लाई, वो अच्छे नंबर से पास हो गया। बड़ा होकर किसी कंपनी में जॉब करने लगा तो अभिषेक ने कहा, पिताजी यह नौकरी छोड़ दो। सोनीलाल जी को भी लगा अब बेटा अच्छा खासा कमाता है तो मुझे गाड़ी चलाने की क्या ज़रूरत है। तभी सुनीता जी ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी तो सोनीलाल जी अतीत से वर्तमान में आए और सोनीलाल जी ने उनको पानी पिलाया और कहा, सुनीता अब हमें ऐसे ही बिना बेटे बहू के जीने की आदत डालनी पड़ेगी। देखिए जी, बेटे बहू के बिना घर कितना खाली लग रहा है। सोचा था पोते के संग खेलेंगे, लेकिन सब सपना चूर चूर हो गया। सुनीता, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी देखभाल के लिए एक मेड रख देता हूँ ताकि तुम्हारा समय समय पर काम होता रहे। और बेटे ने तो बोला है वो मेरे अकाउंट में पैसे भेजेगा, तो हमें दवाई और खाने के लिए पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों में ही सोनीलाल जी ने एक नौकरानी जिसका नाम कविता था सुनीता जी की देखभाल के लिए रख लिया। कविता सुबह आती, सुनीता जी को नहला खाना बनाकर उन्हें अपने हाथ से खिलाती, समय समय पर दवा देती। कविता की सेवा से सुनीता जी का दिल जीत लिया था। तभी वो सोचती, एक बहू थी जो खाना भी ऐसे दुकार कर देती जैसे लगता है कि वो हमें ही खा जाएगी। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन फिर गांव से फोन आया कि सोनीलाल जी की माँ भी परमुख से धार गई। माँ तो माँ होती है, चाहे जैसी हो। अपनी माँ की मृत्यु का समाचार सुनकर सोनीलाल जी और सुनीता जी को बहुत दुख हुआ। सुनीता जी ने कहा, आपको जाना चाहिए माँ को देखने, पर भाग्यवान तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जाओ। अरे बस 13वीं की तो बात है और यहाँ कविता तो है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। कविता ने सुना तो कहा, हाँ बाबूजी, आप बेफिक्र होकर जाइए और माँ जी का क्रियाक्रम करके जल्दी चले आना। सुनीता जी को अकेले छोड़कर जाने का दिल तो नहीं कर रहा था, पर जाना तो पड़ेगा, नहीं तो गांव वाले क्या सोचेंगे। सोनीलाल जी गांव जाने के लिए बस पकड़ कर चले गए। अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और सारे क्रियाक्रम के जो भी नियम थे सबको निभाए, पर 13वीं नहीं होती बीती। उसमें सबसे पहले 10 दिन के अंदर ही घबराहट में चले आए। जब घर वापस आए तो घर के बाहर बड़ा सा ताला लगा देखा। उनकी जान ही निकल गई। अरे कविता कहाँ गई? सुनीता तो चल फिर नहीं पाती। कुछ देर तक वहाँ खड़े कविता का इंतजार करते रहे। कविता को फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन अनस्विचेबल बता रहा था। अब तो उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। सड़क पे एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पीट कर गेट का ताला तोड़ दिया तो अंदर का जो मंजर देखा तो उसे देख तो उनकी जान ही निकल गई। वो खूब दहाड़ मार कर रो रहे थे क्योंकि सुनीता जी चल बसी थी। सुनीता जी की हालत ऐसी देखकर उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा। पलंग के पास गिरी पड़ी थी। दरअसल हुआ यह कि सोनीलाल जी के जाने के 1 हफ्ते तक तो सब ठीक था, लेकिन एक रात जब कविता सुनीता जी को दवा देने के लिए उनके पास गई तो उनका दवा ख़त्म हो गया था।
और घर का थोड़ा बहुत राशन भी नहीं था तो कविता लेने बाजार चली गई। लेकिन तभी ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। रात हो गई थी और दवा की दुकान बंद होने को जाए, इसलिए कविता तेजी तेजी हर 12 में जा रही थी। तभी एक तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रक मार के आगे बढ़ गई। उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया और मौके पर उसने दम तोड़ दिया। इसलिए सोनीलाल जी बार बार कविता को फ़ोन मिला रहे थे तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। इसलिए वो माँ की तेरवी किए बिना ही गांव से चले आए, क्योंकि उन्हें किसी अनहोनी का संदेश लग रहा था। लेकिन तब तक यह घटना घटी हो चुका था। इधर सुनीता जी इंतजार करते करते कविता का पागल हो गई थी, क्योंकि चल तो पाती नहीं थी। बहुत हाथ पैर मारने पर वो चल नहीं पाई, लेकिन हाँ बिस्तर से गिर जरूर गई थी। तो ज़मीन पर पड़े पड़े बार बार आवाज़ लगा रही थी कि कोई तो बाहर का व्यक्ति सुन ले। भूख से छटपटा रही थी। उनका बीपी भी बढ़ता जा रहा था, सांस खूब फूल रहा था। 3-4 दिन तक भूख से छटपटाती रही और पानी न मिलने से गला एकदम सूख गया। अंत में उनकी जान चली गई, क्योंकि बाहर कविता ले जाते समय ताला लगाया हुआ था। इसलिए आसपास के लोगों को लगा कि घर वाले कहीं बाहर गए हैं। सोनीलाल जी ने अपने बेटे को फ़ोन लगाकर पत्नी की मृत्यु की खबर देनी चाहिए, लेकिन पूजा ने फ़ोन उठाया तो बोला, अब हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं है और हम पैसे तो भेजते हैं। अगर माँ जी नहीं है तो अंतिम संस्कार आप खुद कर लीजिए, हम नहीं आ सकते। पूजा नशे में धुत किसी पार्टी में से सोनीलाल जी से बात कर रही थी और पूरा बात सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। सोनीलाल जी ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया और उनकी चिता के सामने खड़े होकर खूब आंसू बहा रहे थे। गाँव क्यों चला गया, उन्हें इसका बहुत पछतावा हो रहा था। 1 वर्ष बाद धीरे धीरे सोनीलाल जी सामान्य हो रहे थे। सुबह सुबह पार्क में टहलने जाते और अपने कामों के लिए एक नौकर रामू को रख लिया। एक दिन सोनीलाल जी ने रामू से कहा, रामू अब मैं यह घर बेचना चाहता हूँ, पर मालिक फिर आप कहाँ जाएंगे? कहीं भी रह लूँगा, पर यह घर बेचकर और गाँव का घर और खेत बेचकर थोड़ा बहुत मेरे पास फंड है और सुनीता जी के गहने सब मिलाकर अच्छी धनराशि इकट्ठा हो जाएगी। थोड़ा बहुत लोन ले लूँगा। सोनीलाल जी ने कहा। तो रामू ने पूछा, पर आप यह सब क्यों करेंगे? शहर से थोड़ा दूर एक अस्पताल बनवाने का सोचा है। जैसे मेरी पत्नी बिना किसी की देखभाल के चली गई, वैसे कोई भी गरीब के संग न हो। उसे हमारे अस्पताल में उचित चिकित्सक, अच्छी देखभाल और दवा मिलनी चाहिए। अब मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। 2 साल के भीतर अस्पताल बनकर तैयार हो गया। उनकी नेक और भलाई के कामों को देखते हुए सामाजिक संस्थाओं ने भी इस काम में उनकी मदद की। धीरे धीरे शहर के अच्छे डॉक्टर भी वहाँ बैठने लगे। अच्छी कमाई हो जाती थी। गरीब लोग सोनीलाल जी के इस पुण्य कार्य को देखकर उनको खूब दुआएं देते और सोनीलाल जी की खूब तारीफ करते। सोनीलाल जी अस्पताल के अंदर ही एक छोटे से कमरे में रहते और अस्पताल के प्रबंधक का सारा काम खुद संभाला करते थे। और आज रात तो कुछ अजीब घटना घट गई। एक दंपति अपने बच्चे को लेकर उनके अस्पताल में दौड़े दौड़े और रोते हुए आ रहे थे और डॉक्टर विशाल से अपने बच्चे के इलाज करने की विनती कर रहे थे। डॉक्टर विशाल ने कहा, मैं देखता हूँ, पर यह सब मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। डॉक्टर जी प्लीज़ कुछ करिए, उस आदमी ने कहा। बहुत उम्मीद लिए मैं यहाँ आया हूँ। शहर के सबसे बड़े बड़े डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आपका बच्चा अब नहीं ठीक होगा, पर मेरे बच्चे को असल में हुआ क्या है यह तो पता ही नहीं चल पा रहा है। बहुत इलाज करवाया, बहुत टेस्ट करवाए, न जाने कितने पैसे बर्बाद हो गए। यहाँ तक कि मैंने अपना घर भी बेच दिया, पर मेरा बेटा वैसे के वैसे ही है। कुछ डॉक्टरों ने तो जवाब ही दे दिया कि शायद मेरा बेटा बहुत जल्दी। यह कहते हुए वो आदमी और उसकी पत्नी दोनों रोने लगे। बस एक टक घर रांधे रहा, न बोलता है न खाता है न मेरा बच्चा। पर मुझे तो अपने बच्चे की ऐसी हालत नहीं देखी जाती, इसलिए बड़ी उम्मीद से इस अस्पताल में आया हूँ।
अब सब कुछ आपके हाथ में है। आदमी औरत इतना जोर जोर से रो रही थी कि अस्पताल के सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए। तभी भी आए और बोले, क्या हुआ बेटा, तुम इतना रो क्यों रहे हो? पर जैसे ही वो आदमी पलटा तो सामने पिता को खड़ा देखा। दोनों चौंक गए और कुछ समय के लिए तो मौन बरस गया। वो आदमी और औरत और कोई नहीं, सोनीलाल जी के बेटे और बहू थे। डॉक्टर विशाल ने कहा, आइए सर, उनके बेटे के कुछ टेस्ट करवाने होंगे। अब इस टेस्ट होगा तो पता चलेगा कि क्या बात है। या अपने बेटे के इलाज के लिए आए हैं, पर मेरा विदेश में मीटिंग है, इसलिए मैं आज की फ़्लाइट से 2 दिन के लिए बाहर जाने वाला हूँ। बहुत इमरजेंसी है सर, अभिषेक ने कहा। डॉक्टर साहब, आप इस बूढ़े को सर क्यों कह रहे हैं? आज मेरा बेटा जरूर इनके बदलाव के कारण ही बीमार हुआ है। चले जाइए यहाँ से, मैं आपका शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अभिषेक गुस्से में सोनीलाल जी को आंख दिखाने लगा। तभी सिक्योरिटी गार्ड आया और अभिषेक को धक्के मारकर निकालने लगा। यह इस अस्पताल के मालिक और आप इन्हें इस अस्पताल से निकाल रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खड़े होने की? यहाँ से बाहर चली जाइए। यह सुनकर तो बेटे बहू के रोंगटे खड़े हो गए। बहू अपने ससुर के पैरों में गिरकर बोली, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, अभिषेक से ज़्यादा मैं आपकी गुनहगार हूँ। अभिषेक को तो पता भी नहीं था कि माँ मर चुकी है। मैंने उसे यह खबर अब तक नहीं दिया। हम उस समय इंडिया वापस आ गए थे, लेकिन मैं तो पीछा छुड़ाना चाहती थी आप दोनों से। मुझे यह घर गृहस्थी सास ससुर को झंझट नहीं चाहिए था, पर आज मेरे कर्मों का हिसाब हो गया। मैंने गलती नहीं, पाप किया था। जो आज यति वही खेल मेरे संग खेल रही है। मैंने अभिषेक को उसकी माँ से दूर किया और आज मेरा बेटा इतना कहकर वो फूट फूट के रोने लगी। प्लीज़ पिताजी, अब हमारे किए कि मेरे बेटे को सजा न दे और डॉक्टर साहब से कहे कि फ़ौरन ट्रिप कैंसिल कर दे। मेरे बेटे को बचा लीजिए। उसमें उस बेचारी मासूम का क्या कसूर? वो तो पैदा भी नहीं हुआ था जब हम घर छोड़ के फॉरेंस गए थे। अभिषेक ने जब अपनी पत्नी के मुंह से मां के मरने की खबर सुने उसे छुपाया तो वो तुरंत अपनी पत्नी के गाल पे एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, तुम किस मिट्टी की बनी हो? क्या तुझ में इतनी भी अकल नहीं है कि वो मेरी माँ थी जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया और अंतिम दर्शन भी तुमने मुझे उनके नसीब नहीं होने दिए। लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, यह शायद मेरे बढ़ावा का नतीजा था। मैं तुम्हारे प्यार में इतना अंधा था कि जो तुमने मुझे दिखाया वही मैं देखता गया, जो सिखाया वही मैं सीखता गया और आज यह सब हो गया। सोनीलाल जी बोले, मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। हाँ, लेकिन उस बेचारे बच्चे का कोई कसूर नहीं है, इसलिए मैं डॉक्टर विशाल से बोलकर तुरंत उनका इलाज शुरू करवाता हूँ। अब तुम लोग यहाँ से जा सकती हो और आइंदा मुझे अपना चेहरा दिखाने की कोशिश मत करना। अब मैं तुम्हारा माफ़ नहीं हूँ। हाँ, जैसे मैं गरीबों की सेवा करती हूँ, तुम जैसे गरीब की भी मैं सेवा कर सकता हूँ। इतना तो मेरा दिल बड़ा है, लेकिन आज तुम्हें एहसास हो गया है कि जब कोई बीमार होता है तो उसको कितनी देखभाल की ज़रूरत होती है, अपने लोगों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं तुम्हारे संग वैसा नहीं करूँगा। मैं इतना नीच हरकत भी नहीं कर सकता कि तुम्हारे बेटे को मरने के लिए छोड़ दो, जैसे तुमने अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया था। अरे, जो बेटा इंडिया में रहकर भी अपनी माँ से मिलने नहीं आया, और मैं उससे क्या उम्मीद कर सकता हूँ। सोनीलाल जी ने डॉक्टर विशाल से तुरंत अपने पोते के इलाज के लिए रिक्वेस्ट किया और डॉक्टर विशाल सोनीलाल जी की बात को इनकार ना कर सके। उन्होंने इलाज शुरू किया। रिपोर्ट में पता चला कि उनके बेटे के दिमाग की नस दब गई है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है और उसे खून की बहुत ज़रूरत है। तो दोनों पति पत्नी ने खून को तो मैच नहीं हुआ और अस्पताल में उसका ब्लड ग्रुप भी अवेलेबल नहीं था। हाँ, सोनीलाल जी के ब्लड ग्रुप से जरूर मिल गए थे। सोनीलाल जी ने एक पल भी नहीं सोचा कि मैं उससे अपना खून क्यों दूँ। उन्होंने तुरंत अपना खून देने के लिए डॉक्टर से कहा, सर, पर आप तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, आपके खून देने से आपका शरीर कमज़ोर हो सकता है।
अरे वैसे भी अब जीने का मन नहीं करता, मर भी गया तो किसी के काम आ जाऊंगा। आप खून ले लीजिए। 1 महीने बाद अच्छे इलाज की वजह से अभिषेक का बेटा ठीक हो गया। अभिषेक आखिरी बार अपने पिता के पास फिर से आया और उनके कदमों में जा गिरा। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। पिताजी, जब बच्चों से गलती होती है तो माँ बाप का फ़र्ज है उन्हें माफ़ कर दे। अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो कौन करेगा। पर सोनेलाल जी उनको माफ़ नहीं करने का ही फैसला कर चुके थे। सोनेलाल जी बोलते हैं, मैं एक बार माफ़ भी कर दूँ, लेकिन तुम्हारी माँ तड़प तड़प के मरी है। उसकी आत्मा को इतना धक्का लगेगा कि मैंने तुझ जैसे नालायक बेटे को माफ़ क्यों किया, और मैं अभी भी तुम्हारी शक्ल क्यों देख रहा हूँ। इसलिए चला जा। जब तू गया था ना हमें छोड़कर, तो सुनीता बहुत तड़पती रही थी, बहुत रोई थी, पर तू वापस नहीं आया था। यह कहकर वो वहाँ से चले गए। तभी बच्चा दादा दादा चिल्लाता हुआ उनके गले जा लिपटा, तो सोनेलाल जी को भी दिल को बड़ा सुकून मिला। वो उसे प्यार करने में अपने आप को रोक नहीं पाए। अभिषेक और उसकी बेबी रुचि को तो खाली हाथ लौट गए, लेकिन पोता हमेशा अपने दादा से मिलने आता है। और सोनेलाल जी भी अपने पोते से हमेशा मिलते हैं, उनको खूब प्यार देते हैं। अपनी बाकी की ज़िंदगी अब ऐसे ही गरीबों की सेवा करते हुए काट रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अभिषेक ने विदेश जाने का फैसला सही किया? माँ बाप बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि जब उन पर मुसीबत आए, तब वो अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, तो बच्चे अपना सपना पूरा करें और अपने माँ बाप को छोड़कर हमेशा के लिए विदेश चले जाएं और उनके पीछे माँ बाप रोते ही रहे। तो दोस्तों, ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचिए कि ज़रूरी है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।